हेलो स्टूडेंट्स, इट्स योर थर्ड क्लास ऑफ कंपनी अकाउंट्स। बट आपको पता है कि हम अभी थ्योरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं देखेंगे हम। तो बेटा टोटल कंपनी होती है ना, उसकी टोटल जो कैपिटल होती है वो शेयरों में डिवाइड होती है। मैंने आपको पहले बताया था। मान लो किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपये है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो उसमें कितने शेयर हो गए? 1 लाख शेयर हो गए उसमें, ठीक है। एक की कीमत 10 रुपये है, 1 लाख शेयर है, 10 इंटू 1 लाख कितने हो जाएंगे? 10 लाख। तो देखेंगे शेयर्स क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मीनिंग ऑफ शेयर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डोमिनेशंस, ठीक है। इज सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। पता बेटा टोटल कैपिटल होती है कंपनी की छोटे छोटे यूनिटों में बटी होती है, और यही यूनिट क्या कहलाती है? शेयर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, यदि टोटल कैपिटल कंपनी की 10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड है और 10 रुपये की एक है, तो ईच यूनिट ऑफ द 10 रुपये बी कॉल्ड शेयर। तो प्रत्येक यूनिट 10 रुपये क्या कहलाएगी बेटा? शेयर कहलाएगी, ठीक है। पसंदा अब द कंपनी एज ए 1 लाख शेयर्स। तो इस केस में बेटा कंपनी के पास कितने शेयर्स हुए? 1 लाख शेयर्स हुए। 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी की कैपिटल डिवाइड हो गई ना शेयरों में। देखेंगे आगे, शेयर्स मस्ट बी नंबर सो दैट दे में बी आइडेंटिफाइड। शेयर्स में बेटा नंबर्ड होते हैं, ठीक है, नंबर डले होते हैं ताकि वो पहचाने जा सके, ठीक है। हर शेयर्स में क्या होते हैं? नंबर्स डले होते हैं। जैसे हमारी नोटबुक में पेज में नंबर डले होते हैं ना, हर पेज में 1 2 3 4 ऐसे उसमें डले होते हैं ताकि पहचाने जा सके। ओके, अब देखेंगे बेटा हम नेचर ऑफ शेयर। शेयर का नेचर क्या होता है, क्या प्रकृति होती है? द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी कंपनी होती है बेटा? कैसी नेचर होता है शेयर्स का? मूवेबल होता है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम मूव करा सकते हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, कहीं इसको मूव नहीं करा सकते ना। जहाँ पर है बिल्डिंग वहीं पर रहेगी, लैंड जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, ठीक है। और कैसी होती है ये शेयर्स? ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जब पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कल ही पढ़ाया था। ओके, तो ट्रांसफरेबल होता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो AOO आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसमें जो तरीका दिया हुआ है उस प्रकार से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक डॉक्यूमेंट होता है, मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। ओके, शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रीटेड एज अ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा एक गुड्स सेल्स एक्ट, एक सेल्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, 1930 एक्ट है। वो कहता है कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी के क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के गुड्स होते हैं। वही कंपनी का गुड्स है। मान लो कोई परचूनी दुकान है, उसकी जो सारा सामान है वो उसकी गुड्स है। अब कंपनी का सामान क्या है? कंपनी का गुड्स क्या है? शेयर्स, क्योंकि वो शेयर्स में डील करता है। ओके, तो दिस कैन बी बाउट। तो बोला गया है इनको खरीदा जा सकता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। शेयर को बेचा जा सकता है, बिल्कुल हाइपोथेकेटेड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, यानी गिरवे रखा जा सकता है, इनके बदले कोई हम लोन वगैरह ले सकते हैं। बी क्वेथेटेड, इसका मतलब ऐसा ही होता है कि हम दूसरे को उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। मेरा टाइप ऑफ शेयर्स में देखेंगे आप अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी 2013 बोलता है कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी 2 प्रकार के शेयर इशू कर सकती है। फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम से मालूम है, प्रेफरेंस जिसको बेटा प्रेफरेंसी मिलती है, जिसको प्रेफरेंसी मिलती है, यानी जिसको पहलता मिलती है किसी भी चीज़ में। तो देखेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। मेरा प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो नीचे दिए गए 2 अधिकारों को लेकर चलते हैं। तो कौन से 2 अधिकार हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर को मिलते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं? तो देखेंगे
उनको राइट होता है रिसीव करने का डिविडेंड फिक्स रेट से बिफोर एंड डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को या प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड दिया जाता है उन पर अधिकार होता है पहले लेने का, इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। देखो बेटा जो डिविडेंड होता है एक प्रकार से इंटरेस्ट होता है, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, शेयर्स पे डिविडेंड होता है, कैपिटल पे प्रॉफिट होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था बेटा दो अधिकार होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास या प्रेफरेंस शेयर के पास। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, डिविडेंड प्राप्त करेगा फिक्स रेट से, ठीक है। जब किसी को भी डिविडेंड नहीं मिला होगा, इक्विटी शेयर होल्डर किसी को भी नहीं मिला होगा, तो प्रेफरेंस शेयर को ऊपर डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, पहला अधिकार। दूसरा, जब कंपनी बंद होगी, वाउंड अप होगी, वाउंड अप मतलब बंद होगी जब कंपनी कभी भविष्य में, तो उसका अधिकार होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको कैपिटल पहले मिले, इक्विटी शेयर से पहले उनको कैपिटल मिले, समझ गए। तो इस प्रकार से दो अधिकार होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। कह सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है बेटा वो एक प्रकार से इन्वेस्टर होते हैं कंपनी में, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। आगे देखेंगे इन रिलेशन टू द अदर प्रेफरेंस शेयर्स में कैल्शियम और राइस। देखिए इन दो मेन अधिकारों के अलावा जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं और भी अधिकार लेके चलते हैं, जैसे कि राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, कि एक्सेस प्रॉफिट में, ज़्यादा प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट में वो भागीदारी करते हैं जब स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज़ बीन पेड ऑन दिस इक्विटी शेयर्स और द राइट टू रिसीव अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेटा प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है। सबसे पहले होता है बेटा क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, cumulative preference shares are those preference share holders of the which are entitled to recover the areas of the preference given before any dividend paid or is the any profits of the company। ठीक है, cumulative preference share कौन शेयर होते हैं, वापस करवा दें वापस। जो बेटा क्या अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, जिनको पिछला डिविडेंड एरियास मतलब बकाया डिविडेंड जिनको मिले इक्विटी शेयर्स को पेड करने से पहले, जिनको, एक मिनट रुकना, हेलो कौन, रॉन्ग नंबर भाई, ठीक है। इनको पहले बेटा क्या मिलता है, बकाया एरियार मिलता है डिविडेंड को किसी भी इक्विटी शेयर्स को देने से पहले। और दिस मीन्स दैट इफ एनी ईयर, इसका मतलब ये है बेटा यदि किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, डिविडेंड नहीं चुका सकी वो शेयर होल्डर को, तो क्या करेगी बेटा, उस डिविडेंड को वो अगले साल में पेड करेगी फुल्ली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि डिविडेंड पेड नहीं किया 31 मार्च 2001 को, 2002 को 8% क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था, तो कंपनी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग 2003 टोटल 24% डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग टू द प्रेफरेंस शेयर बिफोर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इक्विटी। समझ गए बेटा, मान लें कंपनी ने 2001-2002 का डिविडेंड नहीं चुकाया और फिक्स रेट कितनी थी डिविडेंड देने की प्रेफरेंस शेयर को, 8% थी। 2003 में उसके पास पर्याप्त प्रॉफिट हो गया, सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, तो 2003 में वो 8%, 2001 का 8%, 2002 का 8%, 2003 का 24% वो चुकाएगी 2003 में, किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले। तो इसे बोलते हैं कुमुलेटिव। कुमुलेटिव मतलब संचयी, मतलब पीछे का जो बकाया रह रहा है उसको और करंट ईयर को मिलाकर वो चुका देती है, अंडरस्टैंड। अब पढ़ेंगे नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होता है बेटा जो शेयर होल्डर होते हैं वो फिक्स अमाउंट डिविडेंड की प्राप्त करते हैं प्रॉफिट्स में से प्रत्येक साल, वह नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं ले जाते, वो बकाया नहीं छोड़ते, वो प्रत्येक साल फिक्स रेट से प्राप्त कर लेते हैं। यदि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता किसी साल में किसी रीजन से, तो ऐसे शेयर होल्डर को कुछ भी प्राप्त नहीं करते, नॉर कैन दे क्लेम अनपेड, ना वो क्लेम करते हैं अनपेड के लिए डिविडेंड वाले ईयर। समझ गए बेटा, यदि किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ और उसमें डिविडेंड नहीं चुका पाई कंपनी, तो नेक्स्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं करेंगे वो अनपेड अमाउंट के लिए, क्योंकि हमारा पिछले साल का रह रहा है, ठीक है। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में, जब कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में वो क्लेम कर सकते हैं पिछले प्रॉफिट का, पिछले डिविडेंड का, अंडरस्टैंड। आप पढ़ेंगे बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में
यहाँ शेयर्स होते हैं इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो वो प्राप्त करते ही हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? पार्टिसिपेटिंग, जैसे नाम से मालूम हो रहा, भागीदारी करने वाले। ऐसे शेयर होल्डर मतलब फिक्स प्रेफरेंस शेयर तो प्राप्त करते ही हैं, फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड तो, और राइट लेके चलते हैं पार्टिसिपेट करने का सरप्लस प्रॉफिट। यानी कि सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है जब कंपनी को एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। इफ एनी आफ्टर dividend at a stipulated rate has been paid to equity shareholders. Similarly, in the event of the winding, if after paying the back both of the preference equity shareholder, there is still some surplus left, shareholders entitled to distribution. समझिए बेटा क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनमें बेटा उनको फिक्स रेट से डिविडेंड तो मिल जाता है। फिर क्या होता है? उसी प्रकार से इनमें वाइंड अप हो जाती है तो कंपनी को पहले प्रॉफिट मिल जाता है। यदि किसी साल में प्रॉफिट इतना होगा कि कुछ शेयर होल्डर को फिक्स देने के बाद भी बच रहा है तो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। उसी प्रकार से वाइंड अप होने पर यदि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि कुछ शेयर होल्डर को पूरा पेमेंट चुकाने के बाद भी पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर को यानी कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को पैसा और दिया जाता है एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी कि फिक्स डिविडेंड रेट तो मिलता ही है, उसके अलावा जो कुछ बचता है प्रत्येक साल के प्रॉफिट में या वाइंडिंग अप होने के टाइम पे तो उसमें से इसको भी और प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट से वो होते हैं चाहे वो एक्स्ट्रा मिले, जो इनको स्टिपुलेटेड रेट है, जो इनकी फिक्स रेट है वही रेट इनको प्रोवाइड की जाएगी। यदि कोई भी सरप्लस बचता है, ठीक है, तो इनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता। चाहे तो वाइंडिंग के टाइम में कोई सरप्लस बचता है, चाहे किसी प्रत्येक साल के प्रॉफिट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो इनको कोई भी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलता है। ओके। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं बेटा, ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड such shares are those which will be repaid by the company within the stipulated period according to the terms of the issue and the fulfillment of the certain conditions laid down in the देखो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन ध्यान रखना। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बोलता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वही शेयर्स होते हैं जो कंपनी पहले टाइम स्टिपुलेटेड कर देती है, यानी कि फिक्स कर देती है कि भाई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद हम इन शेयर को तुमसे खरीद लेंगे, रिडीम कर लेंगे। रिडीम मतलब परचेज कर लेंगे। मान ले एक कंपनी ने एक्स लिमिटेड मान ले उसने अपने शेयर इशू कर दिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अपने शेयर होल्डर को, फिर वो बोलते हैं कि भाई 10 साल बाद हम आपसे इस शेयरों को खरीदेंगे। ठीक है। वो कैसे खरीदे जाएंगे बेटा? वो या तो डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे या एट पार पे, जहाँ तक भी प्रीमियम पे या एट पार पे, डिस्काउंट पे नहीं खरीदेगी कंपनी। ठीक है ना। 10 साल बाद कौन डिस्काउंट पे देगा? तो समझ गया बेटा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है जो फिक्स पीरियड के बाद कंपनी के द्वारा वापस रिडीम कर ले जाते हैं या खरीद ले जाते हैं। अंडरस्टैंड। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वही शेयर्स होते हैं बेटा जो कभी भी रिडीम नहीं किए जाते, जो कभी भी रिफंड नहीं किए जाते कंपनी के द्वारा वाइंडिंग अप से पहले। यानी कि जब कंपनी बंद होगी ना तभी सब कुछ हिसाब किताब हो जाएगा, लेकिन वाइंडिंग अप से पहले कंपनी कभी भी उनको दोबारा क्या नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं। ओके। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी जिनको खरीदेगी नहीं दोबारा, वाइंडिंग अप से पहले रिडीम में जिनको कंपनी खरीद लेगी एक फिक्स पीरियड गुजर जाने के बाद। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं बेटा जिनके होल्डर के पास प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करा जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। उनको ऑप्शन दिया जाता है टर्म्स ऑफ इशू के अनुसार। कन्वर्टेबल जैसे नाम से मालूम है, कन्वर्ट करना, बदलना, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक अधिकार दिया जाता है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। किसके अनुसार? टर्म्स ऑफ इशू के अनुसार। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिनको बेटा कोई अधिकार नहीं होता प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, उनका अधिकार नहीं होता कोई प्रेफरेंस शेयर्स को बदलवा सके इक्विटी शेयर्स में। ठीक है ना। समझ गए? तो इस प्रकार से बेटा हम 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े हैं। ओके। आज के लिए इतना ही बेटा, कल इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।